बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 17 जनवरी है। बात करेंगे उस धमकी के बारे में जिसने तल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सनसनी फैला दी। और सबसे अहम सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका, इजराइल और उसके इत्तहादी ईरान के ऊपर हमला करते करते अचानक क्यों रुक गए? ऐसा क्या हुआ? जब हम देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं कुछ खबरें जो आलमी सियासी मंजरनामे के हवाले से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जरीदों में रिपोर्ट हो रही हैं, उसके मुताबिक कतर ने, सऊदी अरब ने, अमान ने और बहुत से खित्ते में मौजूद ममालिक ने अमेरिका को ये कन्विंस किया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसके कुछ नताइज होंगे और ये मुनासिब वक्त नहीं है। ईरान को ये मौका मिलना चाहिए कि वो एक अच्छा बिहेवियर दिखाए। और उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप जो दरपे थे, जो जिनके सर के ऊपर ये भूत सवार था कि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है, इजराइल और अमेरिका की जानिब से धमकियों वाले बयानात आ रहे थे, अचानक से बैक ऑफ क्यों किया उन्होंने? उस धमकी के बारे में बात करेंगे जो ईरान की तरफ से दी गई। और फिर जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, आलमी सियासी मंजरनामा, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, उस पर आखिर ऐसा कुछ तो हो रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह हमला मौखर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान की पार्लियामेंट से किस किस्म का रेजोल्यूशन पास हुआ? जो उनके स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, पढ़कर सुनाया था, उस वक्त ईरान की पार्लियामेंट में क्या माहौल था। लेकिन उससे बढ़कर अब कुछ तहलका खेज इंकशाफात न्यूयॉर्क टाइम्स ने और दीगर कुछ आलमी जरीदों ने सामने रखे हैं, उसके ऊपर हम जरा बात करेंगे। एक बात जरूर जहन में रखिएगा कि जो जून 2025 लास्ट ईयर 12 दिन की जंग हुई इसराइल और ईरान के दरमियान, उससे एक बात तो साबित हो गई कि ईरान के पास कोई बहुत ही पोटेंट किस्म की एयरफोर्स मौजूद नहीं है और एक बेहतरीन फ़िज़ाइया की अदम मौजूदगी में, एक अच्छे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी अदम मौजूदगी में ईरान, अमेरिका हो, इजराइल हो या उसके इत्तहादी ममालिक, उनके हमलों के नतीजे में अपना दिफा को भरपूर अंदाज में नहीं कर सकता। और जिस किस्म की सुप्रामेसी उस 12 रोज़ा जंग के पहले 1.5 से 2 घंटे में इजराइल ने दिखाई कि वो कितना डीप उनकी पेनिट्रेशन है, मुसाद का कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ईरान में मौजूद है कि 1.5 से 2 घंटे में ईरान के पासदाराने इनकलाब के टॉप जनरल्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और हर वो शख्स जो ईरान की मौजूदा रजीम के लिए निहायत अहम था, उनको उनके घरों में, उनकी ख्वाबगाहों में, उनको उनके बेड्स के ऊपर जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जितना बड़ा नुकसान ईरान का उस पहले इब्तदाई 1.5 से 2 घंटे में हुआ, वो कई सालों पर मुहित ईरान और इराक की जंग में मिलाकर इतना नुकसान नहीं हुआ था। और फिर जब हम हालिया दिनों में वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई देखते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि अगर ऑन पेपर या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आपके पास एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद भी है, यानी वेनेजुएला का जब आप देखते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें इग्ला एस डिफेंस सिस्टम है, फिर उनके पास S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रूसी साख्ता, जिसको आप पैट्रियट या थार्ड के अमरीकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके मुकाबले का सिस्टम कह सकते हैं। उनकी मौजूदगी में वेनेजुएला को कानो कान खबर ना हुई। 20 जो अड्डे हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ से तकरीबन 150 के करीब अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई करते हैं, उनके फाइटर जेट्स और उनके हेलीकॉप्टर्स, उन पर सवार उनकी एक्सट्रैक्शन टीम। एक गुप्त अंधेरा छा जाता है वेनेजुएला में, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उनका चेन ऑफ कमांड टूट जाता है, कम्युनिकेशन उनके दरमियान में नहीं होती, जो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होती है, जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है, उसमें वो उसकी कंप्लीट एब्सेंस नजर आती है। और लगता ही है कि वेनेजुएला जो है उसमें किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अमरीकी आए, अमरीकियों का जो हदफ था उन्होंने पूरा किया, निकोलस मेडुरो को उठाया और उठाकर उनको न्यूयॉर्क ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। उनकी दौराने परवाज तस्वीर जारी कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर छाती पीटते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वेनेजुएला
और उसके इत्तेहादी वो बैठे रह गए। तो आज की जो वॉरफेयर है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जिस किस्म का जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का अमेरिका ने इस्तेमाल किया। तो जब हम ईरान के ऊपर बात करते हैं तो ईरान के पास तो वेनेजुएला के मुकाबले का भी फिजाई दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं है, उनके पास एक पोटेंट एयरफोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कुछ था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर यह मामला रुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, उससे पहले जरा आप सुने कि मोहम्मद बाकिर कालीबाफ उन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट में जो कहा। पहले मैं आपको ये 1 मिनट 25 सेकंड का क्लिप है फारसी जबान में, ये आप जरा सुन लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका अंग्रेजी उर्दू मिक्स किस्म का तर्जुमा सुनाता हूं। एक तौसिया हम به रईस जमहूर मुतवهم آمریکا دارم مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دوچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباهی محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. الله اکبر الله الله। ये गुफ्तगू और उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, अगर हर्फ बहर्फ देखें तो मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ये कहते हैं कि आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द डिल्यूजनल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अजान हो रही है, अजान जो है उसके जैसा ही इख्तिताम होता है तो मैं यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूँगा। तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कहते हैं कि मैं अमेरिका के खुद फरेबी के शिकार सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये नसीहत करना चाहता हूँ, मोहतात रहो कि जो एडवाइस, जो नसीहत तुम्हें ईरान के ऊपर हमला करने की मिल रही है, कहीं ये वैसी ही एडवाइस तो नहीं है, वैसा ही मशवरा तो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर तुमने ये दावा कर दिया दैट मशहद हैड फॉलन, कि मशहद जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ख़त्म हो गया। आपको जो मुजाहिरे शुरू हुए ईरान में दिसंबर के आखिर में और जनवरी में इन्होंने ज़ोर पकड़ा, उस दौरान जिस वक्त इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है और कम्युनिकेशन ब्लॉकेट हुआ है ईरान में, उसके बाद ये ख़बरें चली वेस्टर्न मीडिया के ऊपर दैट मशहद हैज़ फॉलन, कि जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने मशहद पर कब्ज़ा कर लिया है और जो मौजूदा हुकूमत है, जो हुक्मरान है ईरान के, वो मशहद पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और जो लोग ईरानियन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को जानते हैं, जो ईरान को जानते हैं और उसमें मशहद की अहमियत को जानते हैं, उनको मालूम होगा कि अगर मशहद जो है वो आपके कंट्रोल से निकल गया तो फिर मौजूदा रजीम नहीं कायम रह सकती, नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा कि उस तरह की एडवाइस तो नहीं जो तुम्हें दे रहे हैं कि तुम हमला कर दो ईरान के ऊपर, जिस एडवाइस पर अमल करते हुए ये दावा कर दिया था कि मशहद हैड फॉलन। सो टू अवॉइड अ मिसकैलकुलेशन, किसी भी मिसकैलकुलेशन से पहले ये याद रखना कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो जो मकबूजा इलाके हैं, यानी जो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस है, जो मगरबी किनारा है, इन तमाम एरियाज़ में, इज़राइल में एंड ऑल अमेरिकन मिलिट्री सेंटर्स, अमेरिका के तमाम फौजी मराकज़, तमाम फौजी अड्डे और शिप्स इन द रीजन। ये नहीं उन्होंने कहा कि उनके जो नेवल शिप्स हैं या जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर या उनके नेवल फ्रीगेट्स हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी अमेरिकी शिप्स हैं, और जो लोग इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं उनको मालूम होगा कि जो बाबुल मंदब है उसका कंट्रोल भी, एक तो अब नए हुर्मुज़ का मामला है, वो तंग आबी गुजरगाह जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल
तजारत किया जाता है, तरसील होती है उसकी, उसके ऊपर ईरान बड़े आसानी से उसको चोक कर सकता है, उससे उस आबी गुजरगाह को रोकना, उसको कंट्रोल करना और बड़े अरसे के लिए इस तरसील को रोक देना, ये ईरान कर सकता है। और फिर जो लोग ईरान को जानते हैं, प्रॉक्सीज कहा जाता है या फिर उसको नेटवर्क आप कह लें, कि जो ईरान है उसका एक पूरा नेटवर्क है इस रीजन में, मिडल ईस्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम लबनान टू इराक टू सीरिया टू यमन, और ख़ास तौर पर जो बाबल मंदब है, जो गल्फ ऑफ अदन व्हेन इट ओपन्स अप इनटू द रेड सी, बहिरा अहमर में, वहाँ पर ना अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है, ना सऊदी अरब का है, ना इसराइल का है, ना यूएई का है, ना यमन में जो बैक्ड वो है, जो उनकी साउथ ट्रांजिशन काउंसिल है, और ना हौसीज़ का, किसी का भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर हौसीज़ जो हैं वो अमरीकी जहाज़ों को, वो अमरीका के इत्तहादियों के जहाज़ों को निशाना बनाने की भरपूर किस्म की सलाहियत रखते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जो शिप्स हैं वो हमारा और इस रीजन में, इस खित्ते में लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे। और फिर जिस किस्म की जो एक्सप्लिसिट खुली नंगी एडमिशंस तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो कि ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री अग्रेशन करोगे, हम अपने आप को महदूद नहीं रखेंगे। एक कंडीशनल डिफेंसिव रिस्पांस आपके एक्शन के बाद जो हमने देना है, यानी कि पहले तो ये होता है कि आप इंतज़ार करते हैं, अगर आप पर किसी ने हमला किया तो आप फिर जवाबी हमला करते हैं, आप कहते हैं कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं, अपनी दिफा में ही हमला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान ने एक चीज़ तब्दील की और उन्होंने कहा कि हम इस तक लिमिट नहीं रखेंगे। अगर हमें टेंजिबल साइंस नज़र आए इस थ्रेट के, धमकाने के, हम धमकियों के जवाब में भी एक्ट करेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपके इत्तहादियों को अगर मिसकैलकुलेशन की जाती है तो उसके नतीजे में आपको पशेमानी मिलेगी और उस पशेमानी का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर फिर नारे लगने लगे अल्लाह अकबर के। और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा वायरल हुआ। इस स्टेटमेंट ने जो तल अवीव है वहाँ से लेके वाशिंगटन तक सनसनी फैलाई। उसकी कुछ वजूहात हैं, उस पर आने से पहले मैं आपको ज़रा बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से जब ये खबरें चली कि अरब ममालिक ने, कुछ इत्तहादियों ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया कि आप ईरान के ऊपर हमले से गुरेज करें, और वो कायल हो गए। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि वो अपना एक इमेज जो है वो इस वक्त एक माचो मैन वाला इमेज, जो नरेंद्र मोदी बेसिकली इंडिया में पोर्ट्रे करते हैं कि 56 इंच की छाती है या 58 इंच की छाती है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ और वगैरह वगैरह, इस किस्म का काम वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपना पोर्ट्रेल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड भी मैं रख लूँगा, मैं ईरान को भी सबक सिखा दूँगा, यमन वाला मामला भी ऐसे मैं चुटकियों बजाते हुए हल कर दूंगा, साथ में वो निकोलस मेडुरो को भी उठा लेंगे, और यूरोपियन इत्तहादी हैं उनको भी आंखें दिखाते हैं, रूस और चीन उसके मामले के ऊपर भी करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका इमेज वो एट स्टेक आता है। वो कहते हैं कि खबर आती है कि जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला ना करने के फैसले में बात करते हुए कहा है कि किसी ने उन्हें ईरान पर हमला ना करने के लिए कायल नहीं किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि क्या अरब और इसराइली हुक्काम ने आपको ईरान पर हमला ना करने के लिए कायल किया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे कायल नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को कायल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज़ ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इस बात की कदर करते हैं कि कल जिन अफराद को फांसियां दी जानी थीं, अब ईरानी क़यादत उन्हें फांसी नहीं देगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर मुमकिना अमरीकी फ़ौजी हमला मौखर करने की दरख्वास्त की थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बुध के रोज़ सदर ट्रंप से बात की। उसी रोज़ अमरीकी सदर ने यह बयान दिया कि उन्हें दूसरी जानिब से इंतहाई अहम ज़राए से मालूमात मिली हैं जिनके मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतें रुक गई हैं और मुजाहिरीन की सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इससे कबल बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीली खलीजी मुल्कों की सफारती कोशिशों के बाइस अमल में आई।
सऊदी अरब, कतर और अमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने रखता हूं वो रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक। 2025 जून का महीना, पहला 1.5 घंटा जंग का। ईरान अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स एंड टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट से हाथ धो बैठता है। ईरान की जो दिफाई निज़ाम है वो मफलूज नज़र आता है, उनकी एयरफोर्स गायब नज़र आती है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा नज़र आता है और इसराइल अमेरिका की दी गई इंटेलिजेंस और अपने एक स्ट्रॉन्ग मोसाद के नेटवर्क की बेसिस पे बड़ी सक्सेसफुल कार्रवाइयाँ ईरान में करता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ईरान के मिसाइल्स वो इसराइल की जानिब दागे जाते हैं। अब इसराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, आयरन डोम। अब एक गोल्डन डोम बनाने की बातें हो रही है, उस पर बाद में बात करेंगे, ग्रीनलैंड वाले मामले पर। जो आयरन डोम है वो जाहिर है कि एक बहुत ही बेहतरीन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड निज़ाम कहलाता है कि अगर फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की, हर मशीन की एक लिमिट है। और ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाते हैं उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक के एक से एक नित नए मिसाइल, किसी का नाम अबाबील, किसी का नाम फतह और किसी का नाम, यानी मुख्तलिफ मिसाइल्स, एक बराज है मिसाइल्स की। और अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, इसराइल का दिफाई निज़ाम मौजूद है। रास्ते में जितने ममालिक पड़ते हैं, अरब ममालिक, वो इसराइल का साथ देते हुए उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो बैटरीज हैं जो आयरन डोम में उसके जो दिफाई निज़ाम है उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो उसका स्टॉक पाइल ख़त्म होने लगता है और फिर बहुत सारे रॉकेट्स में वो ज़ाया हो जाती हैं। वो खुद कुछ ड्रोन्स को मिसरीड करते हुए, प्रोजेक्टाइल समझते हुए उनको टारगेट करते और सिस्टम ओवरवेलम होते हैं। और फिर इसराइल अपनी तारीख में वो तबाही देखता है, अगरचे वो बहुत बड़ी तबाही नहीं थी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसने ये देखा ही ना हो, एक्सपीरियंस ही ना किया हो कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ईरान की तरफ से फायर किया हुआ वो आकर हमारी सरजमीन को हिट करेगा और हमें 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, 1 हफ्ता और 1 हफ्ते के बाद भी क्लैरिटी नहीं है, 10-12 दिन बंकर्स में गुजारने पड़ते हैं। वो पहले एक सिर्फ सायरन बजता था, आप चले जाते थे, मुसलसल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं दैट यू कैन नॉट कम आउट इन द ओपन। आप दिन की रोशनी, आप आसमान नहीं देख सकते। ये वो खौफ है जो इसराइल ने एक्सपीरियंस किया और मौजूदा सूरत हाल में उसको किस किस्म का एक्शन सूट करता था और ये मामला किस तरीके से मौखर हुआ। इसके लिए अब आप देखें कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो रिपोर्ट करता है, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इसकी हेडलाइन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो इसको खुद जाकर पढ़ना चाहें, मैं सारी तफसील इसकी क्योंकि नहीं रखूंगा, सीधा चीज़ें सामने रखूंगा, बट वेरी इंटरेस्टिंग। और उससे आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि फिल वक्त अगर ईरान पर हमला नहीं हो रहा तो इसका कतअन मतलब ये नहीं है कि ईरान पर कभी भी हमला नहीं होगा, या वेस्ट या अमेरिका या इजराइल वो ईरान में रिजीम चेंज का नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो कब होगा, उसके लिए हालात वो कब साजगार समझेंगे, उसके कुछ इशारे यहाँ पर मिलते हैं। और जो ईरान की मौशी नाकाबंदी है, जो ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, ये जारी रहेगा। ईरान के साथ बिजनेस करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगते रहेंगे, दूर रखा जाएगा ताकि वहाँ पर जो रिजीम है लोग उससे मुतनफ़िर हों, इकॉनमी फ्लरिश ना करे। और इकॉनमी की एब्सेंस में यूथ को अपने साथ इंटैक्ट रखना कितना मुश्किल है, ये एक्सपीरियंस हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, इस रीजन में बहुत सारे ममालिक में देखा। और वहाँ पर हुकूमतों के साथ क्या होता है या हुकूमतों के बारे में राय आमा क्या होती है, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा तफसील मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके इल्म में भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है इजराइल वॉचेस ईरान प्रोटेस्ट क्लोजली, कि इसराइल बहुत करीब से ईरान में होने वाले मुजाहिरों को देख रहा है, बट इज़ वेरी ऑफ इंटरवीनिंग। लेकिन वो तसब्जुब का शिकार है, वो उस डेंजर को, उस ख़तरे को भांपने की कोशिश कर रहा है जो ऐसी किसी बराह रास्त मदाखलत से हो सकती हैं। बहरहाल एक क्विक मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। इस आर्टिकल में कहा गया
कि इस वक्त दुनिया में ईरान में जो होने वाले मुजाहरे हैं उनको इजराइल से ज़्यादा करीब से कोई और मुल्क नहीं देख रहा। उसकी वजह यह है कि वो ईरान को अपना एक अज़ली जानी दुश्मन और अपने वजूद और बका के लिए ख़तरा समझता है। ईरान जो इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी एक ऑब्सेशन है जो ईरान को, तेहरान को, सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई को एक आलमी ख़तरे के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं, बिल्कुल इन द ऑर्डर ऑफ नाज़ी जर्मनी। जो 12 दिन की जंग हुई इसराइल और ईरान के दरमियान, जिसमें मुख्तसर वक्त के लिए अमेरिका ने भी शिरकत की, उसमें ईरान की फ़ौजी तनसीबात, उनकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान ने जवाब में इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। इसराइल इस वक्त इस दुनिया में खुश होने वाला सबसे अव्वलीन मुल्क होगा अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है, ईरान में हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन फिर आगे ये कहते हैं कि जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं और जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल की लीडरशिप अनलाइकली है, कि बड़ा गैर मुमकिन नज़र आता है, लेस लाइकली नज़र आता है, अनलाइकली नज़र आता है कि वो खुद फिज़िकली एक ओपनली पार्टिसिपेट करेंगे और ये दिखाएंगे भी कि इस रजीम चेंज के पीछे या उस अटेम्प्ट के पीछे हमारा हाथ है। क्योंकि जो इस वक्त असेसमेंट है अमरीकियों की और इजराइलीज़ की और उनके इत्तेहादियों की कि रजीम ईरान में मजबूत है, उसका मैं शायद ये पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि जो ईरान है उसमें तकरीबन 60-40 या 65-70 का रेशो है। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग इनकलाब इस्लामी के हामी हैं। जो लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, जो वहाँ जिनका एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं है कि तमाम के तमाम लोग उस रजीम के फेवर में हैं। एक बड़ा नंबर है, साइजेबल नंबर है जो वहाँ पर ज़िद्दे इनकलाब है। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसके हामियों की तादाद तकरीबन 60-65% है, जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन यहाँ पर मिसकैलकुलेशन ये होती है या अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि जो लोग ज़िद्दे इनकलाब हैं वो प्रो अमेरिकन या प्रो इसराइल है या वो प्रो ज़ायनिज़म है। ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो एंटी ज़ायनिज़म या एंटी अमेरिकनिज़म है, दैट इज़ समहाउ अ मिल्ली जज्बा, जो वहाँ का एक कौमी जज्बा है वो है। और जिन लोगों ने, मुझे खुद इत्तफाक हुआ ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के फ़ौरन बाद, बल्कि उसी महीने में अक्टूबर में आई वॉज देयर, और वहाँ पर जिस किस्म के सीन्स और जुबिलेशन ईरान में, तेहरान में, कुम में, मशहद में हमने देखी, दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग। एक नई चीज़ थी कि आप अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि लोग उसको जिस तरीके से सेलिब्रेट करें। बहरहाल जो ऑफिशियल्स और एनालिस्ट कहते हैं कि इसराइल जो है वो सबसे ज़्यादा चेरिश करेगा, चेयर करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि उनकी असेसमेंट ये है कि जो मौजूदा ईरानी हुकूमत, जो इस वक्त हुकूमत है ईरान में, वो फार फ्रॉम ब्रिंक ऑफ क्लैप्स है, यानी वो तबाही के दहाने के ऊपर, ख़ात्मे पर कहीं से नज़र नहीं आती। इस वक्त जो करंट प्रोटेस्ट हैं वो इनसफिशेंट हैं, ना काफ़ी हैं, ना उस पॉइंट पर ये मामला मौजूद है। इसराइल नहीं चाहता कि वो ख़ुद बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला करे। दो ही सूरतें हैं कि वो ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला करेगा, अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो वो जवाबी हमला करेगा, या फिर वो अमेरिका के किसी इत्तेहादी फ़ौज के तौर पर एक बड़े इत्तेहाद कोलेशन के साथ मिलकर वो इसमें हिस्सा लेगा, क्योंकि वो रिटेलिएशन जो हुई थी ईरान की तरफ से जून 2025 में, उसके अभी तक असरात इसराइल के ऊपर और इसराइली अवाम के जहनों के ऊपर मौजूद हैं। और जो अटैक है उसके वाले से, खैर ये एक बड़ा मुफस्सल आर्टिकल है, इसमें कुछ चीज़ें जो मेन लिखी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि इस वक्त जो एनालिसिस है तल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में रजीम जो है वो बड़ी अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जितनी बड़ी तादाद में, यानी कि थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि हज़ारों या लाखों लोग मुजाहिरों में निकले। जो जवाब में मिले वो दसियों लाख लोग हुकूमत के हक़ में वहाँ पर बाहर निकले, जो बाहर से बैठकर, दूर से बैठकर, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ईरान की रजीम को कोलैप्स करना, स्टेट को गिराना, ये मुमकिन नहीं है। फिर आगे ये कहते हैं कि जो इसराइल है उसके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, और उसमें बड़ी उन्होंने तफसील के साथ चीज़ें लिखी हैं, बट वीडियो की ड्यूरेशन की वजह से आई जस्ट कट दैट आउट। यूएस एक्शन जो है वो हेल्प भी कर सकता है, हर्ट भी कर सकता है। लिमिटेड एक्शन करे, उसके बाद
डोनाल्ड ट्रंप अपनी तवज्जो वेनेजुएला की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ, यूक्रेन की तरफ, रूस चाइना की तरफ कर लें और आगे लेकर इस मामले को ना चलें तो फिर इसका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में अमेरिका के इत्तेहादियों को भी, अरब ममालिक को भी और इज़राइल को भी। साथ में जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है कि मौजूदा रजीम का खात्मा हो जाए तो रज़ा पहलवी का जो बेटा है उसको पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं है। वो वहाँ पर अमेरिका के पिट्ठू के तौर पे, यानी उसने अभी बयान दिया है कि मैं इजराइल को तस्लीम कर लूँगा। 2023 में ही विजिटेड, उसको दीवार गरिया पर ले जाया गया, उसकी तस्वीर वहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहा है कि मैं इजराइल को तस्लीम कर लूँगा, मैं आपके लिए ये कर दूँगा। तेल जो है उसकी दैट विल फ्लो इन द डायरेक्शन, वो जहाँ पर अमेरिका कहेगा उस डायरेक्शन में हमारा तेल जो है वो बहने लगेगा। बट वहाँ पर उनकी असेसमेंट ये है कि ये पहलवी जो है इससे पहल नहीं की जा सकती। ये जो ये इससे यानी कि जो नया रजीम अगर वहाँ पर इंस्टॉल करना है तो उसके बस की बात नहीं है बेसिकली। और आखिर में इन्होंने ज़ाहिर है कि इसको कंक्लूड किया है। बट इस तमाम मामले को जब आप देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि मामला ज़ाहिर है कि फ़िलहाल लगता ये है कि टल गया है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म का आदमी है, कुछ नहीं पता कि आज ये स्टेटमेंट दिया, ये सारे मामला चल रहे हैं और रात को अचानक से ये ख़बर आए कि अमरीकी फ़िज़ाइया है या उसके जंगी तैयारे उन्होंने तेहरान पे या किसी और जगह पर वहाँ पर बमबारी कर दी या इस किस्म का कोई काम कर दिया। बट लगता यही है कि फ़िलवक्त टल गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ ये मामला। ईरान की मौशी नाकाबंदी का सिलसिला, वहाँ पर रजीम को अनपॉपुलर करने का और एक ऐसे वक्त पर ये सब कुछ करने का बहरहाल ख़दशा मौजूद है जब अमेरिका को, वेस्ट को, इसराइल को और उसके अलाइज को लगेगा कि नाउ इज़ द टाइम टू डू दिस। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उस पर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आलमी सियासी मंजरनामे पर कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो वेनेजुएला और फिर लैटिन अमेरिका का मामला हो या ग्रीनलैंड का अमेरिका और उसके जो सबसे अहम इत्तेहादी हैं यूरोपीय ममालिक, नेटो, वो एक दूसरे के आमने सामने कैसे आ रहे हैं। इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।